स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी सेंटर में। आज हम आप लोग को वर्ल्ड मैप के माध्यम से विश्व के महादेश से एवं उनकी अवस्थिति के बारे में बताऊंगा। आप लोग के लिए यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है भूगोल विषय के लिए, और इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन सभी परीक्षाओं, चाहे एसएससी हो, बीपीएससी हो, पीसीएस हो, सभी परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन रहता है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और नोट करते जाइएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल विषय का। शुरुआत आज हम कर रहे हैं वर्ल्ड मैप से। वर्ल्ड मैप में हम महादेश की अवस्थिति को बताएंगे। आप लोग इसे देखें। विश्व में कुल 7 महादेश है, जिसमें कि हम आप लोग को बताएंगे कि बढ़ते घटते और सभी स्थिति में कौन महादेश की क्या स्थिति है। आइए सबसे पहले हम बताते हैं 7 महादेश में से 7 महादेश है। आप लोग देख लीजिए, 7 महादेश नोट कर लीजिए विश्व में है। और उसमें पहला महादेश है जो कि सबसे बढ़ते क्रम में, हम क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में आप लोग को बता रहे हैं। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में आप लोग देखें कि 7 महादेश में एशिया सबसे बड़ा महादेश है, जो 1 नंबर पर आता है। आप लोग नोट कर लीजिए, एशिया महादेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और 1 नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका महादेश आता है क्षेत्रफल में, और तीसरे नंबर पर आपको, इधर आइए देख लीजिए, तीसरे नंबर पर आपको उत्तरी अमेरिका है, और चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका आता है। 5वें नंबर पर आप देख सकते हैं अंटार्कटिका, नीचे में अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महादेश जो कि 5वें नंबर पर आता है। और 6ठे नंबर पर आता है आपका ये यूरोप महादेश। और 7वें नंबर पर आपको ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश विश्व का ऑस्ट्रेलिया महादेश है। इस तरह से 7 महादेश आप लोग देखें और 7ों को आप लोग नोट कर लीजिए और बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में यानी कि बड़ा से छोटा की ओर आप लोग इसको लिखिए क्रम में। बोर्ड पर संभव नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। आप लोग इसे लिखिए बढ़ते क्रम में। आप लिखिए बड़ा से छोटा की ओर आप लोग लिखिए। 1 नंबर पर एशिया, 2 नंबर पर अफ्रीका, 3 नंबर पर उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पर आप लिखिए आपका है दक्षिणी अमेरिका, 5 नंबर पर अंटार्कटिका, 6 नंबर पर यूरोप और 7 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। अब हम आप लोग को क्षेत्रफल के अनुसार बताए हैं। अब हम आप लोग को बता रहे हैं जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर विश्व के महादेशों की स्थिति क्या है। जनसंख्या के आधार पर 1 नंबर पर सेम पोजीशन पर है एशिया। आप लोग नोट कर लीजिए, 1 नंबर पर एशिया है जनसंख्या के आधार पर। 1 नंबर पर एशिया, 2 नंबर पर अफ्रीका, इसमें भी अफ्रीका भी जनसंख्या महादेश में 2 नंबर पर है। लेकिन जनसंख्या के आधार पर तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा यूरोप तीसरे नंबर पर है। आप देख सकते हैं जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर 1 नंबर, 2 नंबर पर अफ्रीका, 3 नंबर पर यूरोप, 4 नंबर पर आ जाता है आपका उत्तरी अमेरिका, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका, और आप 6ठे नंबर पर देख सकते हैं बच गया उसमें से ऑस्ट्रेलिया। छोटा महादेश, विश्व का सबसे छोटा, लेकिन आबादी के मामले में 6ठे नंबर पर है। और सबसे कम आबादी अंटार्कटिका में 7वें नंबर पर अंटार्कटिका है। क्वेश्चन में आप लोग को कभी भी इस तरह से आ सकता है कि बड़ा से छोटे के क्रम में 3-4 देशों को पूछ सकता है, 3-4 महादेशों को पूछ सकता है, और जनसंख्या के आधार पर भी वही क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए आप लोग
इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड या पृथ्वी पर दो तिहाई भाग जल है और 1/3 भाग पर स्थल मंडल है। 1/3 भाग पर स्थल मंडल है और 2/3 भाग पर जल है। इसलिए अभी हम आप लोग को महादेश बताएं। हम लोग को जान लेना होगा कि इन महादेशों के आसपास जो जल से घिरा भाग है वो कौन कौन से महासागर है। आइए अब हम आप लोग को महासागर के बारे में बताएंगे। महासागर के बारे में बताएंगे। कौन कौन से महासागर है जो कि इनके सराउंडिंग एरिया में हैं। आइए सबसे पहले हम बताएंगे। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है प्रशांत महासागर। यहाँ पर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर यहाँ पर भी है। प्रशांत महासागर यहाँ पर भी है। कारण है कि यह खुला मैप है। मैं दिखाऊंगा कि ग्लोब को जिस तरह से काटा जाएगा तो कैसा स्थिति आएगा मैप का, उस तरह से अभी हम आपको बताएंगे कि प्रशांत महासागर यहाँ भी है और प्रशांत महासागर यहाँ भी है। सबसे बड़ा महासागर है, आप नोट कर लीजिए इसको। पर महासागर को हम देखते हैं उसके आयतन, वॉल्यूम, गहराई और उसके आयतन, गहराई और उसके एरिया, सराउंडिंग एरिया जो घेराव होता है देश का, बाउंड्री जिसको कहते हैं, उसे कौन कौन से देश लगे हुए हैं कि इनका कितना सीमा है, उसके आधार पर हम कहते हैं। इसी के आधार पर हम अध्ययन करेंगे महासागर का। आप लोग लिख सकते हैं आयतन, गहराई और उसके एरिया, मतलब क्षेत्रफल या उसके सराउंडिंग एरिया के आधार पर हम उसका अध्ययन करते हैं। एक नंबर पर प्रशांत महासागर है। दूसरे नंबर पर आपका अटलांटिक महासागर है। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपका हिंद महासागर है और चौथे नंबर पर आप देखिएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिक है आपके पास में, अंटार्कटिक है महासागर है। इसको अंटार्कटिक महासागर कहा जाता है, अंटार्कटिक महासागर। और आप देखिएगा चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर पर है आर्कटिक महासागर। देखिए यहाँ ऊपर में जहाँ महासागर लिखा है, यहाँ पर नॉर्दर्न भाग में आर्कटिक महासागर होता है। आर्कटिक महासागर होता है, यहाँ पर आर्कटिक महासागर होता है, आर्कटिक। इस तरह से कुल 5 महासागर हम आप लोग को बताएं। 5 महासागर है, जिसमें प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा है आपको अंटार्कटिक महासागर और पांचवा और लास्ट है आर्कटिक महासागर। 5 महासागर बताएं। इनकी वॉल्यूम, आयतन और इनके गहराई और सराउंडिंग एरिया के आधार पर हम आप लोग को बताते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन होता है। टोटल के आधार पर जिस तरह से 5 की वरीयता है, उसमें बाहरी या बाउंड्री एरिया के आधार पर आर्कटिक महासागर चौथे नंबर पर आ जाता है, क्योंकि इसके अगल बगल बहुत सारे छोटे छोटे देश है, स्कैंडिनेवियाई देश है और बहुत सारे देश है, इसलिए ये चौथे नंबर पर आ जाएगा उस स्थिति में। और टोटल को मिला के देखेंगे तो अंटार्कटिका चौथे नंबर पर है।
इस तरह से वर्ल्ड के मैप के आधार पर आप लोग जाने कि कौन कौन से महादेश है और कौन कौन से महासागर है। अब हम चाहेंगे कि इसको मिटाते हैं वर्ल्ड मैप को, और आप लोग को बताना चाहेंगे हर एंगल से कि विश्व के मैप और अक्षांश और देशांतर जो कि ग्लोब पर होता है, और अक्षांश देशांतर दो काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब को और सभी महादेश और महासागर को डिवाइड करती है। हम आप लोग को बताएंगे उस आधार पर। जैसा कि हम आप लोग को बताएं कि जो वर्ल्ड का ग्लोब है उसको जो हम काटेंगे तो उसकी स्थिति कुछ अलग तरह से होगी। आप लोग जो भी बात बताए उसको नोट किए होंगे, हम आशा करते हैं, और उसकी स्थिति अलग होगी जब काटेंगे तो कैसा होगा आइए देखते हैं। इस तरह का होगा, इस तरह का, इस तरह की स्थिति होगा, और इसी में वर्ल्ड के सभी आप देख सकते हैं देश होंगे। इसी में सभी महादेश स्थित होंगे। इसी में सभी महादेश स्थित हैं, आप देखेंगे। और ये महासागर है प्रशांत महासागर। काटने के बाद या जस्ट इसी तरह से चार्ट खुलेगा, और इसी में सभी महासागर और महादेश हैं। इधर प्रशांत महासागर दोनों तरफ आता है, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो मिल जाएगा। जोड़ेंगे जब इसे ग्लोब को काटे हैं और उसको दिखाए हैं, जब इसको हम जोड़ेंगे तो गोलाकार में जाकर के प्रशांत महासागर आपस में मिल जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में यहाँ लिखा रहेगा मैप में नॉर्दर्न भाग, नॉर्दर्न भाग, नॉर्दर्न अटलांटिक, नॉर्दर्न पैसिफिक, नॉर्दर्न पैसिफिक, पैसिफिक है महासागर यहाँ, और यहाँ साउदर्न होगा, साउदर्न, साउदर्न पैसिफिक महासागर, और साउदर्न नॉर्दर्न यहाँ और साउदर्न यहाँ। जब इसको हम गोला करेंगे तो ऊपर में नॉर्दर्न पैसिफिक चला जाएगा और नीचे में साउदर्न पैसिफिक हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं इस आकार का लिया हुआ है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिए कि यह क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा महासागर इस आकार में है। आप देख सकते हैं कि इस आकार में अटलांटिक महासागर की आकृति बनती है, इसलिए यह क्वेश्चन आप लोग जरूर देखें। इस आकार में अटलांटिक महासागर की स्थिति है। अब हम इसी मैप में आप लोग को एक चिट्ठा बनवा रहे हैं, जिसमें कि आप लोग देखिएगा बहुत सारे टॉपिक और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उभर के। हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड मैप है, ग्लोब को हम काटे हैं, ग्लोब में हम ग्लोब को डिवाइड करते हैं। ग्लोब में अक्षांश और देशांतर होते हैं। दो काल्पनिक रेखाएं हैं, दो काल्पनिक रेखाएं अक्षांश जो कि पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है, और उसको हमें विषुवत रेखा, और ये डिवाइड करती है दो भागों में। और उसी तरह से देशांतर है, और जो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, और इस काल्पनिक रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव, और इसको दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। मैप में आप लोग देख रहे हैं पूर्व यह होता है, पूर्व, और पश्चिम यह होता है, पश्चिम, पश्चिम। आप लोग नोट कर सकते हैं। और ये जो रेखाएं हैं जो क्षैतिज रूप से होती हैं, और इन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश, और जो
उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं, इन रेखाओं को कहा जाता है देशांतर रेखा। दो रेखाएं नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लोब को बांटने वाली दो काल्पनिक रेखाएं हैं। एक है अंशांश रेखाएं और दूसरा है देशांतर रेखाएं। ये काल्पनिक होती हैं, ये आपको रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं और इसका कोई मार्क नहीं है। और अंशांश और देशांतर दो रेखाएं हैं जो कि ग्लोब को बांटती है। अब हम देखेंगे कि अंशांश रेखाएं जो कि बीचों बीच जाती है, इसको 0 डिग्री अंशांश है या विषुवत रेखा लिखिएगा आप लोग, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इस रेखा को अंशांश रेखा 0 डिग्री, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। और इसके उत्तर में 23½ डिग्री रेखा होती है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है और उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री की रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रेखा है। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा है उसको हम कहते हैं हम लोग मकर रेखा। और इसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लिख लीजिए आप लोग, मकर रेखा 0 डिग्री विषुवत रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। और इसके ऊपर में आप देखिएगा कि 66.5 डिग्री पर होता है। क्योंकि यहाँ आर्कटिक महासागर है, इसलिए इसको आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री पर आर्कटिक लाइन से या आर्कटिक रेखा कहा जाता है। और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा होती है उसको अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री अंटार्कटिक लाइन कहते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 रेखाओं में मूलतः ये रेखाएं हैं और सारे डिवाइडेशन हो सकते हैं जो कि ध्रुव के हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा 90 डिग्री नॉर्थ ध्रुव और 90 डिग्री साउथ ध्रुव होता है ग्लोब पर। तो इस तरह से 5 मूल्य है जिसको कि हम बांटे हैं। और आप इसको देख सकते हैं कि 66.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। और 0 डिग्री रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है कि विषुवत रेखा और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को जो काटती है, कहाँ काटती है, तो हम सबसे पहले बताएंगे कि 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को गल्फ ऑफ गिनी की खाड़ी में काटती है। गिनी की खाड़ी में काटती है।
और कर्क रेखा जो है देशांतर रेखा को आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप लोग लिखिएगा कि गल्फ की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में 0 डिग्री अंशांश और 0 डिग्री देशांतर रेखाएं आपस में मिलती है, और कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा, कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को अल्जीरिया में काटती है। कहाँ काटती है? अल्जीरिया में काटती है, जो कि अफ्रीका महादेश में ही है, और गल्फ ऑफ गिनी अफ्रीका महादेश की खाड़ी है। और मकर रेखा जो है तीसरी रेखा 23.5 डिग्री जो दक्षिण की ओर है वो काटती है। कहाँ काटती है? वो आपको यहाँ पर काटती है ये नामीबिया के पश्चिम में अटलांटिक महासागर में 23.5 डिग्री मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा आपस में मिलती है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप देखिएगा कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। अब हम आप लोग को ये बताएंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है किन मूल्य विश्व के मुख्य देशों से गुजरती है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है एक कहाँ है? 0 डिग्री देशांतर रेखा इसको प्रधान या मध्यांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, या इसको कह सकते हैं ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, जो कि 0 डिग्री से आता है। मूलतः ग्रीनविच लंदन का एक छोटा सा शहर, लंदन के पास में एक छोटा सा शहर है जहाँ से यह रेखा गुजरती है, और यहीं से हम लोग समय का माप करते हैं पूरे विश्व के लिए। और ये रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, यहाँ से पूर्व और यहाँ से पश्चिम, पूर्व और पश्चिम। और ग्रीनविच शहर जो है उसी के आधार पर इसका नामकरण ग्रीनविच भी किया गया है, और ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर पर है, और इससे जब यह रेखा नीचे की ओर आती है तो विभिन्न देशों से गुजरते हुए आती है, जिसमें आप लोग नोट कीजिएगा मुख्य देश है यूके, उसके नीचे में आप स्पेन, उसके नीचे फ्रांस है, उसके नीचे घाना, अल्जीरिया और अंटार्कटिका। देशांतर 0 डिग्री रेखा पर ये सभी आते हैं। अब हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि ग्लोब की स्थिति के आधार पर जो विभिन्न 2 अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो कैसे डिवाइड करती है ग्लोब को कैसे डिवाइड करती है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आए। अभी आप लोग को हम बताएं कि ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है ज्योग्राफी के लिए। आप लोग देखे होंगे भूगोल बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो जीएस और ऑप्शनल सभी में आता है। ग्लोब की संरचना मान के आप लोग देखिए, थोड़ा सा ऐसे है, चपटा है, अपने ध्रुव पर चपटा है और ग्लोब है, और एक देशांतर रेखाएं हैं जो 0 डिग्री से हैं। इसको 0 डिग्री नॉर्थ ध्रुव से 0 डिग्री साउथ के 0 डिग्री से है, इसको नॉर्थ ध्रुव 90 डिग्री होता है, साउथ डिग्री 90 डिग्री होता है, जो हम डिवाइड किए थे उसमें। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा
देशांतर रेखा 0 डिग्री है। आप लोग याद रखिएगा इस बात को। तो जो नॉर्थ से साउथ पोल को मिलाता है इसको देशांतर रेखा कहा जाता है। और इस तरह से देशांतर रेखाएं जो होती है ऐसे डिवाइड करती है ग्लोब को। और पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ ग्लोब पर कुल पूरब की तरफ है 180, लिखिएगा 180 रेखाएं हैं। और पश्चिम की तरफ है 180 रेखाएं हैं। कुल 360 रेखाएं होती हैं। कुल कितने रेखाएं होती हैं? 360 रेखाएं होती हैं ग्लोब पर। और आप लोग देखें 360 रेखाएं ग्लोब पर होती है। और ये रेखाएं जो होती हैं ना ध्रुव से, और एक जो विषुवत रेखा है मध्याह्न रेखा है जिसको कहा जाता है भूमध्य रेखा, ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ है, इसकी जो दूरी है बढ़ती जाती है। यहाँ से हम जब चलेंगे तो यहाँ आते आते आप देखिएगा यहाँ चौड़ा होगा, क्योंकि वृत्त के आकार में ना है तो यहाँ पर वृद्धि होता है और चौड़े होते हैं। और यहाँ पर जो होता है मैक्सिमम इसके 2 रेखाएं 1-1 डिग्री पर होता है। सभी रेखाएं 1-1 डिग्री पर आप लोग को बता दें। और ये मैक्सिमम यहाँ होता है 111.32 किलोमीटर। यहाँ पर 111.32 किलोमीटर इसका जो है दूरी होता है देशांतर रेखाओं पर। और देशांतर रेखा हम आप लोग को बताए कि 0 डिग्री ग्रीनविच को समय का मानक माना गया है। और यहाँ से पूरब और यहाँ से पश्चिम का समय का निर्धारण इसी के आधार पर होता है। सबसे पहले समय निकालने के लिए भी हम आप लोग को बता देंगे। अभी बताते हैं कि यहाँ से 180 रेखाएं जो यहाँ जाती है और इधर से 180 रेखाएं पश्चिम की तरफ जो आती हैं, कुल मिला के 360 रेखाएं हैं। और हम इनकी दूरी जो है 111.32 किलोमीटर है। अब हम अंशांश के बारे में बताएंगे कि पृथ्वी के बीचों बीच पश्चिम से लिखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखा बांटती है उसको हम विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। और यह रेखा जो है जी बीचों बीच बांटती है और इस पर उत्तर की ओर 90 रेखाएं और दक्षिण की ओर 90 रेखाएं, कुल 100 इस 0 डिग्री को लेकर 181 रेखाएं होती है। यदि हम ध्रुव को छोड़ दें 90 डिग्री जो है अंशांश से इसको छोड़ दें तो कुल 179 रेखाएं, लिख लीजिएगा 179। क्वेश्चन कर सकता है कि ध्रुव को छोड़ करके दोनों ध्रुव को छोड़ करके कुल कितनी अंशांश रेखाएं होती हैं, तो वो 179 आंसर होगा। और यदि क्वेश्चन में करें कि कुल कितनी रेखाएं होती है उत्तर और दक्षिण को मिला करके अंशांश रेखाएं, तो वो होगा 181। इस तरह से। और अंशांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जबकि देशांतर रेखाएं जो है आप लोग देख सकते हैं समानांतर नहीं है, एक कर्वीय आकार की है। और इनकी बीच की दूरी हम जो बताए थे आपको वो 111.32 किलोमीटर था। और जो अंशांश रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। और 2 अंशांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होता है वह होता है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर, यह सभी जगह सामान्य होता है। 111 किलोमीटर, 2 अंशांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अब हम आप लोग को बताएं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा समय का निर्धारण करती है। और जस्ट इसी के विपरीत
जैसे कि हमने बताया मैप खोलने के कारण हुआ। मैप जो ग्लोब पर आप देख रहे हैं राउंडिंग में है, इसके 0 डिग्री के विपरीत एक रेखा है और उसको 180 डिग्री देशांतर रेखा अर्थात कहा जाता है। और यह है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहलाता है। और यह रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा के विपरीत है और यह रेखा तिथि का निर्धारण करती है, तिथि का निर्धारण करती है, जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो समय का निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है। अब आइए हम बताएंगे कि एक जो मैप है, एक ग्लोब है, इसके आधार पर पृथ्वी जैसा कि अपने ध्रुव पर घूमती है और पृथ्वी जो घूमती है तो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और वो झुकते हुए इस ग्लोब का जो भ्रमण करती है और उसका 360 डिग्री झुकने में उसको 24 घंटा का समय, घूमने में 24 घंटा का समय लगता है। 24 घंटा में पृथ्वी जो है 360 डिग्री का कोण बना लेती है। 1 घंटे में आपको देखिएगा 15 डिग्री का कोण बनेगा। आप 360 है, इसको कर सकते हैं 360 बटा में 24, 15 डिग्री का कोण बनेगा 1 घंटा में। और 60 मिनट होता है घंटे में, 60 मिनट में जो है वो 15 डिग्री का कोण बनता है और 1 मिनट में होगा 15 डिग्री का कोण बनता है 60 मिनट में और 1 डिग्री का कोण होगा 60 बटा 15 और गुण में आप 4 मिनट 1 डिग्री का जाने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री को देशांतर रेखा को पास करने में 4 मिनट का समय, 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री देशांतर रेखा को पास करने में। इस तरह से आपसे यदि क्वेश्चन कर दिया जाए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर मान लीजिए कि यहाँ 10 बज रहा है तो यहाँ से पूरब की ओर 5 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री था, 5 डिग्री पर कितना समय होगा? तो 1 डिग्री पर 4 मिनट समय लगता है, तो 5 डिग्री पर 5 चौका 20 मिनट समय, अर्थात 10:20 पर यहाँ पर समय जो होगा 5 डिग्री पर। इसी तरह से जितना भी है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 डिग्री देशांतर रेखा जाने में 4 मिनट का समय लगता है। उसी आधार पर आप लोग निकाल सकते हैं कि कितना दूरी पूरब हम जाते हैं, कितना समय लगता है। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा से ही समय का निर्धारण होता है और यहाँ से जब हम पश्चिम पूरब की ओर जाते हैं तो समय बढ़ता है और हमारा भारत है जो 82.5 डिग्री पर है। इस रेखा से जब गणना करेंगे हम तो 5.5 घंटा आगे रहता है, यानी कि जब ग्रीनविच पर 12 बजे रात होते हैं तो हमारे यहाँ 5:30 बजे सुबह होता है। इस तरह से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अब आज हम आप लोग को बताएं मैप के माध्यम से, ग्लोब के माध्यम से महासागर, महादेश और विभिन्न देशों की स्थिति। अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। मेरे ज्योग्राफी सेंटर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक, छात्रों तक पहुँचे और इसका लाभ है सभी छात्रों को मिले। धन्यवाद।